जब बात आती है नेपोटिज्म की तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा टॉप पर रहने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम आता ही है। इनफैक्ट अगर वो खुद से भी कुछ करती हैं तो लोग उन्हें नेपोटिज्म का टैग दे देते हैं कि नहीं, इनको तो बस प्लेट में सजा हुआ सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है। और उसी प्लेट को सजाने वाले और कोई नहीं बल्कि हैं करण जौहर, जिन्होंने आलिया को हर जगह पुश किया है और हमेशा उन्हें हर चीज में आगे बढ़ाया है। मान लो करण जौहर एक तरह से आलिया भट्ट के गॉडफादर ही कहे जाते हैं। वहीं बता दें कि ये पार्शियलिटी दिखती सभी को है मगर कोई बोलता नहीं है। तो इसी बीच एक एक्ट्रेस ने करण जौहर और आलिया भट्ट के फेवरेटिज्म पर खुलेआम मीडिया से बात भी की है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि बिना किसी डर के सच्चाई का खुलासा करने वाली और मुंहफट एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम गैस कर रहे होंगे, मगर इस बार खबर कुछ अनएक्सपेक्टेड ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर खुद आलिया भट्ट ने भी परेशान होकर मीडिया पर अपने डिफेंड में नेपोटिज्म पर काफी कुछ खुलकर बोला है। तो कौन है वो एक्ट्रेस जिसने करण जौहर और आलिया भट्ट का किया खुलासा और क्या कहा ऐसा कि नौबत मीडिया पर बोलने तक की आ गई? ऐसा क्या हो गया कि आलिया तक को रिप्लाई देना पड़ गया? तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो बता दें कि ए दिल है मुश्किल फिल्म में रणबीर कपूर की को एक्ट्रेस रह चुकी ऐश्वर्या राय ने खुलेआम मीडिया को बोला है कि करियर में जो पुश करण जौहर आलिया भट्ट को देते हैं, उन्हें सब कुछ उनकी गोद में सजा सजा मिल जाता है, वो कभी भी मुझे नहीं मिला है। और जैसे ही इनका ये इंटरव्यू वायरल होने लगा तो आलिया भट्ट ने मीडिया पर इस पर जवाब भी दे दिया। उन्होंने हाल ही हुए इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उन्होंने माना है कि उन्हें दूसरों से बहुत ही इजीली कंपेयर किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। सीधी बात यह है कि मैं अगर आपकी जगह रहती तो मैं भी आपको समझ के ले लेती। मुझे समझ में आता है कि शायद मेरे लिए दरवाजे से अंदर जाना दूसरे लोगों से थोड़ा आसान रहा हो और मैं अपने सपनों को किसी और के सपनों से कंपेयर करती हूँ। कोई सपना बड़ा, छोटा या ज़्यादा इंटेंस नहीं होता। हर किसी के सपने और ख्वाहिशें एक जैसे होती हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि ये बात कहाँ से आती है। बस मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं इस फैक्ट को मान के लेती हूँ कि मेरे पास पहले से सब कुछ फायदे हुआ करते थे। तो वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय के अलावा रणवीर सिंह ने भी कॉफी विद करण सीजन 7 में करण जौहर को इनडायरेक्टली नेपोटिज्म के तौर पर उनको बुरी तरह रोस्ट भी किया था और उस वक्त खुद आलिया भट्ट रणवीर सिंह के साथ नजर आई थी। फिलहाल उस वक्त तो सभी ने मजाक समझा, मगर कई फैंस को ये मोमेंट एक रियलिटी चेक लगा और बहुत लोगों को लगता है कि करण जौहर की वजह से ही कई आउटसाइडर्स एक्टर्स को अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका नहीं मिलता है। फिलहाल आपके नेपोटिज्म और करण जौहर के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फिल्मी फ्राइडे एक फिल्म आई है छत्रपति नाम से, जिससे एस राजामौली का नाम जुड़ा है। फिल्म देखी और ये राजामौली की फिल्म लगती ही नहीं, सब कुछ अलग है। फिल्म तो बॉलीवुड है लेकिन गानों की क्या ही बात करें। तो चलिए अच्छे से बात करते हैं फिल्म पर और आपको बता दें कि फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो अगले हफ्ते हॉलीवुड की मेगा बजट फैमिली फिल्म फास्ट एक्स आने वाली है, जिसकी स्टोरी और प्लॉट फैमिली पर है। और इस हफ्ते बॉलीवुड की तरफ से भी फैमिली फिल्म छत्रपति आई है, जिसकी कहानी है शिवा की, जो पाकिस्तान से आया एक रेफ्यूजी है। शिवा बचपन में अपनी माँ और भाई से बिछड़ गया था। शिवा को उसकी माँ को ढूंढना है, लेकिन रेफ्यूजीज के आसपास हो रही पॉलिटिक्स में वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शिवा अपनी माँ से मिल पाता है या नहीं, वो देखना होगा। लेकिन सच कहूँ तो ना भी देखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि फिल्म की कहानी ऐसे जितनी मैं सुना रही हूँ उतनी कुछ खास नहीं है। फिल्म का एक्सिक्यूशन इतना खराब है कि मैं सोच में पड़ गई थी कि ये क्या चल रहा है और मैं ये क्यों देख रही हूँ। मैंने ये फिल्म इसलिए देखी क्योंकि इससे ACE डायरेक्टर राजामौली का नाम जुड़ा था, लेकिन फिल्म के स्टार्ट में म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची का नाम देखकर मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। फिल्म बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं है, गाने जरा भी ग्रूवी नहीं है और तो और स्टोरी और डायरेक्शन भी इतना सेंसलेस है कि क्या कहें। किसी भी चीज की कोई सेंस बन जाए तो नाम बदल देना।
छत्रपति फिल्म राजामौली और प्रभास की सेम नेम से आई तेलुगु फिल्म का रीमेक है, जिसमें डेब्यू कर रहे हैं तेलुगु एक्टर श्रीनिवास बेलमकोंडा और मेन हीरोइन है नुसरत भरूचा। ओरिजिनल फिल्म की कहानी हिट थी और एक्चुअली राजामौली का एक्सिक्यूशन इमोशंस को ऑन स्क्रीन अच्छे से दिखाता है, लेकिन बॉलीवुड में बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं जिन्हें देख मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ये फिल्में क्यों बनती हैं। इस फिल्म में सब कुछ था। ऑलरेडी हिट राजामौली की फिल्म की कहानी, शरद केलकर जैसा बड़ा नाम, बट फिल्म का लेट डाउन है उसके डायरेक्टर, लीड एक्टर और स्टोरी एक्सिक्यूशन। अब ये तीन चीजें ही सही नहीं बैठती तो आगे क्या ही टेक्निकलिटीज पर बात करें। श्रीनिवास बेलमकोंडा ने फिल्म के लिए हिंदी तो सीख ली, लेकिन एक्टिंग सही नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट हर फ्रेम में सेम फेस और सेम एक्सप्रेशन लिए चलते हैं। नुसरत भरूचा क्यों थी इस फिल्म में, ये सवाल मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। और सच कहूँ तो ये फिल्म अच्छी हो सकती थी, लेकिन डायरेक्टर का एक्सिक्यूशन इतना बड़ा लेट डाउन था कि स्टोरी किसी मोमेंट पे एंगेजिंग नहीं लगी। फिल्म में एक अच्छा कैरेक्टर है शरद केलकर, जिसे अच्छे से टाइम ही नहीं मिलता था स्क्रीन पर। वेल, इस फिल्म को देखना या ना देखना आपके ऊपर है, लेकिन अगले हफ्ते फास्ट एक्स में तो पारिवारिक माहौल होगा ही। विद दिस सेड, इस रिव्यू को यही खत्म करते हैं और इस फिल्म को हम देंगे 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। Amazon प्राइम वीडियो की नई सीरीज द हार्ड आखिरकार आ चुकी है, लेकिन क्या सीरीज एक्चुअली में वर्थ है योर टाइम? और बात करेंगे इस पर और आपको बताएंगे 3 बड़े रीजंस कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। शुरुआत करें फिल्म की कहानी से, तो ये टेक प्लेस करती है राजस्थान के मंडावा गांव में, जहां फीमेल पुलिस ऑफिसर अंजलि भाटी के सामने आया एक नया केस, जो ऐसे तो एक साधारण सा मिसिंग केस लगता है, बट लेकिन जब पुलिस इस पर जांच करती है तो मिलता है कि एक पैटर्न जिसमें ऐसे ही सेम वे में 27 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई है। और कमाल की बात ये भी है कि किसी के घर वालों ने कंप्लेन भी नहीं दी। अब उनके सामने एक सस्पेक्ट तो है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा शातिर है, इतना कि उसे फंसाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेल, क्या इंस्पेक्टर अंजलि भाटी केस सॉल्व कर पाएंगी? क्या हुआ उन 27 मिसिंग लड़कियों का? जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज का मेन प्लॉट भले ही एक केस पर है, लेकिन उसके साथ ही साथ अलग अलग सोशल इश्यूज जैसे कि कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करती है, और तो और लोगों की सोच पर तो काफी बड़ा प्रहार है। हर 2 से 5 मिनट में एक ऐसा सीन जरूर आता है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि 21st सेंचुरी में आकर भी ये सब कैसे हो रहा है। सीरीज की कास्ट की बात करें तो लीड रोल में सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देविया, सोहम शाह और विजय वर्मा है, और मानना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग है फॉर एनी सीरीज। सोनाक्षी सिन्हा का ये कमबैक है बॉलीवुड में, और साथ ही साथ ये उनका डेब्यू है ऑफ पर, और ये बात तो पक्की है कि वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज है किसी भी एक्टर के लिए। दूसरी तरफ सीरीज के मेल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जैसे कि गुलशन देविया, जो एफर्टलेसली इन रोल दिख रहे हैं, और उनके साथ सोहम शाह, जो तुम्बड़ से यहाँ एकदम अलग रोल में कई बड़ा तो बिना कुछ कहे भी एक्टिंग कर जाते हैं। एंड लास्टली, विजय वर्मा इज रियली मेनेसिंग इन रोल ऑफ द सीरियल किलर साइकोपैथ। सीरीज लेंदी तो जरूर है, 8 एपिसोड्स और वो भी 1-1 घंटे के हैं, जिस पर हम नेगेटिव्स में बात करेंगे। और वहीं पॉजिटिव्स की बात करें तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी डिबेटेबल है, और जो आपको एंगेज रखेगा थ्रू आउट, और कास्ट की एक्टिंग इतनी एफर्टलेस और नेचुरल है कि आप एक्टर्स नहीं बल्कि कैरेक्टर्स को देखेंगे ऑन स्क्रीन। ये सीरीज कहीं ना कहीं समाज का आईना है जो सबको देखना और समझाना जरूरी है। नेगेटिव्स की बात करें तो 8 घंटे की लेंथ में काफी अननेसेसरी एंगल्स डाले गए हैं जो स्टोरी में नहीं भी होते तो चलता। और दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट है इसकी लीड सोनाक्षी सिन्हा, जो अपने आसपास के परफेक्ट एक्टर्स के बीच कहीं ना कहीं मिसफिट दिखी है। लाइक समझ लीजिए कि एक सीन में स्क्रिप्ट है तो सब लोग स्क्रिप्ट को अडेप्ट और इम्प्रोवाइज भी करते दिखे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि सोनाक्षी स्क्रिप्ट पर ही चलती रही, जैसे कि उन्होंने सब रट्टा मारा हो। वेल, सीरीज अच्छी जरूर है और इसीलिए ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी फीचर हुई थी। अब ये Amazon प्राइम वीडियो पर आ गई है, चलिए आप भी देख लीजिए। विद दिस सेड, वीडियो को एंड करते हैं और हम इस सीरीज को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स।
Amazon प्राइम वीडियो की नई सीरीज द हार्ड आखिरकार आ चुकी है, लेकिन क्या सीरीज एक्चुअली में वर्थ है योर टाइम? और बात करेंगे इस पर और आपको बताएंगे 3 बड़े रीजंस कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। शुरुआत करें फिल्म की कहानी से तो ये टेक प्लेस करती है राजस्थान के मंडावा गांव में, जहां फीमेल पुलिस ऑफिसर अंजलि भाटी के सामने आया एक नया केस, जो ऐसे तो एक साधारण सा मिसिंग केस लगता है, बट लेकिन जब पुलिस इस पर जांच करती है तो मिलता है कि एक पैटर्न जिसमें ऐसे ही सेम वे में 27 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई है। और कमाल की बात ये भी है कि किसी के घर वालों ने कंप्लेन भी नहीं दी। अब उनके सामने एक सस्पेक्ट तो है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा शातिर है, इतना कि उसे फंसाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या इंस्पेक्टर अंजलि भाटी केस सॉल्व कर पाएंगी? क्या हुआ उन 27 मिसिंग लड़कियों का? जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज का मेन प्लॉट भले ही एक केस पर है, लेकिन उसके साथ ही साथ अलग अलग सोशल इश्यूज जैसे कि कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करती है, और तो और लोगों की सोच पर तो काफी बड़ा प्रहार है। हर 2 से 5 मिनट में एक ऐसा सीन जरूर आता है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि 21st सेंचुरी में आकर भी ये सब कैसे हो रहा है। सीरीज की कास्ट की बात करें तो लीड रोल में सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देविया, सोहम शाह और विजय वर्मा है, और मानना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग है फॉर एनी सीरीज। सोनाक्षी सिन्हा का ये कमबैक है बॉलीवुड में, और साथ ही साथ ये उनका डेब्यू है ऑफ पर, और ये बात तो पक्की है कि वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज है किसी भी एक्टर के लिए। दूसरी तरफ सीरीज के मेल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जैसे कि गुलशन देविया जो एफर्टलेसली इन रोल दिख रहे हैं, और उनके साथ सोहम शाह जो तुम्बड़ से यहाँ एकदम अलग रोल में कई बड़ा तो बिना कुछ कहे भी एक्टिंग कर जाते हैं। एंड लास्टली विजय वर्मा इज रियली मेनेसिंग इन रोल ऑफ द सीरियल किलर साइकोपैथ। सीरीज लेंदी तो जरूर है, 8 एपिसोड्स और वो भी 1-1 घंटे के हैं, जिस पर हम नेगेटिव्स में बात करेंगे। और वहीं पॉजिटिव्स की बात करें तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी डिबेटेबल है और जो आपको एंगेज रखेगा थ्रू आउट, और कास्ट की एक्टिंग इतनी एफर्टलेस और नेचुरल है कि आप एक्टर्स नहीं बल्कि कैरेक्टर्स को देखेंगे ऑन स्क्रीन। ये सीरीज कहीं ना कहीं समाज का आईना है जो सबको देखना और समझाना जरूरी है। नेगेटिव्स की बात करें तो 8 घंटे की लेंथ में काफी अननेसेसरी एंगल्स डाले गए हैं जो स्टोरी में नहीं भी होते तो चलता। और दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट है इसकी लीड सोनाक्षी सिन्हा, जो अपने आसपास के परफेक्ट एक्टर्स के बीच कहीं ना कहीं मिसफिट दिखी है। समझ लीजिए कि एक सीन में स्क्रिप्ट है तो सब लोग स्क्रिप्ट को अडेप्ट और इम्प्रोवाइज भी करते दिखे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि सोनाक्षी स्क्रिप्ट पर ही चलती रही, जैसे कि उन्होंने सब रट्टा मारा हो। सीरीज अच्छी जरूर है और इसीलिए ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी फीचर हुई थी। अब ये Amazon प्राइम वीडियो पर आ गई है, चलिए आप भी देख लीजिए। विद दिस सेड वीडियो को एंड करते हैं और हम इस सीरीज को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। The cutest and strongest contestant of Big Boss Season 16, अब्दू रोज़िक ने हाल ही में रिवील किया है कि क्यों कुछ लोग उनकी इमेज को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हाल ही में अब्दू रोज़िक को मई 11 को अंधेरी मुंबई में अपने न्यू बुर्गर रेस्टोरेंट की ओपनिंग में एक लोडेड गन से उन्हें खेलते हुए देखा गया था, जहां बात पुलिस तक भी पहुंच गई थी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई थी। जैसे ही ये मामला बढ़ता गया, अब्दू की फैन फॉलोइंग कम होती गई और कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे। और जब तजिस्तानी सिंगर अब्दू रोज़िक से देखा नहीं गया और फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात पर चुप्पी तोड़ दी और रिवील कर दिया कि कैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी इमेज को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे कुछ लोग उनके बारे में झूठ पे झूठ फेक न्यूज़ बोलते जा रहे हैं। और हाल ही हुए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे इंडिया बेहद पसंद है और इंडिया के लोग उससे भी ज्यादा, मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ने मुझे बहुत ही अपसेट किया और सैड भी किया है। आगे वो गन वाले मामले को क्लियर करते हुए कहते हैं कि लॉन्च के दौरान मैंने तो बस अपने बॉडीगार्ड से पूछ लिया था कि ये गन रियल है या फेक, और उन्होंने मुझे सीधा मेरे हाथों में ही थमा दी और कह दिया कि आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। और उसके बाद मैंने बस
कुछ ही सेकंड्स के लिए गन को हाथों में लिया हुआ था और फिर कुछ लोगों ने मेरे उस मोमेंट को क्लिक करके सर्कुलेट कर दिया और वायरल हो गई मेरी वीडियो। अब्दू ने आगे रिवील किया कि मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। एफआईआर की खबर सुनकर मैं पूरे वक्त स्ट्रेस में था और इस वजह से बीमार भी पड़ गया था। मुझे डर था कि कहीं मेरा वीज़ा तो कैंसिल नहीं हो गया। अगर हो गया तो मैं मेरे सेकंड होम इंडिया वापस कैसे आ पाता। मैं खुद पुलिस के पास गया और उन्हें सारा सिचुएशन बताया और पुलिस ने मुझे समझा और उन्होंने मेरा पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया मेरे लिए एक दूसरा घर जैसा है और मुझे इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडिया में बुर्गर रेस्टोरेंट मेरा सबसे पहला बिजनेस है और आपकी दुआओं से जल्द ही मैं यहाँ एक नया घर भी खरीद सकता हूँ। आगे जब उनसे पूछा गया कि आपके और एमसी स्टैन के साथ हो रहे विवादों से क्या अपडेट्स हैं, तो उसके रिप्लाई में अब्दू रोज़ी कहते हैं कि स्टैन और मैंने दोनों ने मिलकर झगड़ा सॉल्व कर दिया है और अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और सब कुछ ठीक है। एंड आवर मंडली इज फाइनली बैक और मंडली का हर एक मेंबर से मुझे बेहद प्यार है। वहीं उनके लॉयर ने गन केस के मामले में कहा कि अब्दू इनोसेंट है और हार्ड वर्किंग है। कुछ लोग हैं जो अब्दू की इमेज को खराब करना चाहते हैं चीप पब्लिसिटी की वजह से, मगर ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब्दू बहुत ही सीधे हैं एंड इनोसेंट है। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बॉलीवुड्स न्यूएस्ट हॉट कपल इन टाउन की बात करूं तो अनन्या पांडे एंड आदित्य रॉय कपूर का नाम तो आना ही है। लेकिन हाँ, आई नो ये फिलहाल तो रूमर्स थे, मगर इस बार हम लाए हैं आपके लिए एक पक्की खबर, जहां खुद रणबीर कपूर ने दोनों की रिलेशनशिप पर दिए हैं जबरदस्त हिंट्स, जिसे सुनकर तो अब कंफर्म हो ही गया है कि आदित्य रॉय कपूर एंड अनन्या पांडे आर डेटिंग टुगेदर। अब ये बात तो सभी को पता है कि ये जवानी है दीवानी स्टार्स रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर की जितनी गहरी फ्रेंडशिप रियल लाइफ में है, उतनी ही गहरी फ्रेंडशिप दोनों की रियल लाइफ में भी है। तो जाहिर सी बात है, बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ उनके बेस्ट बडी को ना पता हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मगर रणबीर कपूर ऐसे एक्टर हैं जो खुलेआम कुछ भी बोलने के लिए नहीं डरते हैं। And yes, he is a very bold person. तो इस बार भी रणबीर कपूर ने खुलेआम अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य रॉय कपूर की लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। तो दरअसल हुआ यूं कि हाल ही हुए इंटरव्यू में तू झूठी मैं मकार की परफॉर्मेंस से लाइमलाइट बतौर रहे रणबीर कपूर नेटफ्लिक्स ओटीटी में रिलीज प्रमोशन इंटरव्यू में नजर आए हैं, जहां शो का नाम है ऑकवर्ड इंटरव्यू और नाम से भी ज्यादा ऑकवर्ड थी शो में हुई रणबीर कपूर की कन्वर्सेशन। जी हाँ, और इस ऑकवर्ड कन्वर्सेशन में आरके ड्रॉप्ड अ ह्यूज क्लू अबाउट आदित्य एंड अनन्या डेटिंग स्टेटस। यस, यू हर्ड दैट राइट। अब आपको बता दें कि ऑकवर्ड इंटरव्यू शो एक रीजन की वजह से बना हुआ है, जहां एक्टर से जानबूझकर पूछा जाता है ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, जिसे मिले फैंस को तड़का और फ्रेश कंटेंट। और इस बार भी मिला कुछ खास अपडेट। आरके के साथ कन्वर्सेशन में शामिल थी कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहन राज। इसी बीच ऐश्वर्या ने शो में रिवील किया कि उन्हें आदित्य रॉय कपूर बेहद पसंद है एंड शी रिवील कि शी हैज फीलिंग्स फॉर हिम सिंस सो लॉन्ग। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ पलों के लिए आदित्य एंड ऐश्वर्या ने एक दूसरे के साथ शादी भी की थी। अब भले ही ये मजाक में हो या नहीं, मगर रणबीर कपूर अपने बेस्ट फ्रेंड की ये शॉकिंग खबर सुनकर इंटरव्यू में ही बीच में उन्होंने आदित्य रॉय कपूर को लगा लिया था एक कॉल और शो के बीच उनसे पूछ लिया कि क्या जो ऐश्वर्या से मैंने स्टेटमेंट सुनी है, क्या वो सच है? So listen, this girl who's interviewing me claims that she had married you for 45 minutes. Is it true? You didn't even mention this? और इसी बीच रणबीर कपूर स्पिल द बीन एंड रिवील कि आई नो ही लाइक्स अ गर्ल स्टार्टिंग विद द लेटर ए। अब ए से कौन ही हो सकता है? अनन्या पांडे, जिसके साथ आदित्य हमेशा स्पॉट की जाती हैं। तो मामला यही साफ होता है कि आदित्य लाइक्स अनन्या। और रही बात अनन्या पांडे की, तो उन्होंने तो ऑलरेडी करण जौहर के गॉसिप शो द कॉफी विद करण में ही रिवील कर दिया था कि शी हैज अ ह्यूज क्रश ऑन आदित्य रॉय कपूर एंड शी फाइंड्स हर हॉट।
न्यू क्यूटर्स कपल तो वैसे भी कई बार पार्टीज एंड इवेंट्स में तो स्पॉट होते ही हैं, और इतना ही नहीं, उनके रिलेशनशिप की आग में तो फ्यूल तब डाला गया था जब दोनों एक साथ रैंप वॉक करते हुए भी नजर आए थे, जहां फैंस वे गोइंग गागा ओवरबोर्ड। फिलहाल आपको ये जोड़ी कैसी लगती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर अपने व्यूज जरूर बताएं, और जाते जाते ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So finally, Fast and Furious 7 is here? Sorry, what? Which part is it again? 10? Never mind. Let's start again. So Fast and Furious 10 is finally in cinemas, and this part has it all. Action, drama, revenge, and most importantly, family. But something that this part doesn't have is the love from critics and the abidement to law of physics. But today, we are going to talk about this 10th installment, if it has the entertainment factor for the audience or no. So starting with the story of Fast X, it's about Dominic Toretto and his big family who are really chilled in their respective lives, like every other installment. And then the entries, a blast from the past. A maniac foe whose only goal is to take revenge from Dom and his family. This part was advertised as part 1 of the 2-part end, like Avengers Infinity War and Endgame, and Fast X is basically Infinity War of this family saga, which ends on a really big cliffhanger, which is for sure worth to watch. This film has an ensemble cast of Vin Diesel, John Cena, Jason Statham, and the new additions in form of Brie Larson and Jason Momoa. Sometimes it feels like we're watching a crossover between all the big franchises of Hollywood, as the Fast franchise has top stars from all the other franchises as well. But out of everyone, Jason Momoa as Dante is a class part. He serves as an antagonist, or say a big bad Thanos, to this franchise, and surprisingly, he's the best part of the film. Momoa literally played the character like it's just another Tuesday. Talking ahead, Brie Larson is sort of set piece in this film, but John Cena has really set the bar high in terms of acting. The ex-WWE wrestler has shown that he can act in a Peacemaker, but in Fast X he comes as a really good addition to Dom's big family. The problem with the Fast franchise is that the film has a lot of plot holes in terms of the story and technicalities, but the franchise was never known for its story to please the critics. It's basically a fan service with cars. And it was always about doing something with the cars no one ever thought that could be done. Even if in this process they break all the laws of physics, but they always did fan service. And the best example, Fast 7, 8, 9, where we saw all the cars going through buildings, running on ice from a submarine, or the most recent one where we saw cars flying in the outer space. Talking ahead about the entertainment angle, the film is a pure entertainer for the people who want to spend time with their family. Well, yes, the film has a lot of cameos, including a few which we personally thought were good to watch, and with all of this said, we'll rate this film 3 out of 5 stars. अनुराग कश्यप की सेक्रेट गेम्स तो याद ही होगी, जिसमें सैफ अली खान, राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग के बारे में क्या ही कहें। सीक्रेट गेम्स को हर एक इंडियन ने पसंद किया था, तो वहीं सीरीज के इंटीमेसी सीन्स भी काफी दिखाए गए थे। लेकिन हाल ही में सीक्रेट गेम्स की ट्रांस वुमेन रोल प्ले करने वाली कुकू उर्फ कुब्रा सेठ ने एक शॉकिंग और अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड खबर का खुलासा किया है। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ किए सेक्स सीन्स का एक किस्सा सुनाया है, जहां वो कहती हैं कि कैसे कुब्रा नवाज को सेक्स सीन्स के लिए टीज किया करती थी। तो क्या बोला कुब्रा ने नवाज के साथ किए सेक्स सीन्स के बारे में, और कैसे किया करती थी कुब्रा नवाज को टीज? चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो बता दें कि हाल ही हुए इंटरव्यू में कुब्रा सेठ लेकर गई थी हमें सीक्रेट गेम्स के एक किस्से पर, जहां वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में काफी कुछ कहती भी हैं। उन्होंने कहा कि नवाजुद्दीन सेट पर इंटीमेसी सीन्स के लिए बहुत ही ज्यादा शाय पर्सन है। उन्होंने रिवील किया कि नवाजुद्दीन के साथ शॉट किया गया लास्ट सेक्स सीन शूट के पहले दिन में ही किया गया था। उन्होंने कहा कि वो लास्ट सीन को शूट करने के लिए उनको लगे थे टोटल 7 टेक्स, और आगे वो कहती हैं कि 7वें शॉट तक वो कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इतनी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी कि वो लिटरली
फ्लोर पर गिर के रोने लग पड़ी थी। और फिर अनुराग कश्यप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही थे जिन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया था और उनको हार्डली कट सुनने को मिलता था। उन्होंने नवाजुद्दीन के बारे में कहा कि वो एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग है और वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। और आगे वो रिवील करती हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंटीमेसी सीन्स के लिए नहीं बने हैं क्योंकि वो सेट पर हद से ज्यादा शाय पर्सन है। उन्हें ऐसा सीन शूट करने के लिए लिटरली फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना पड़ता था जहां वो नवाजुद्दीन को गालों पर किस करती थी और कहती थी कि चल ना सेक्स सीन करते हैं। ऐसा करने पर ही नवाजुद्दीन का कॉन्फिडेंस बढ़ता था और ऐसा करते ही वो सीन के लिए रेडी हो जाया करते थे। फिलहाल आपके कुब्रा के इस टीजिंग टेक्निक पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर अपने व्यूज जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Amazon प्राइम वीडियो की नई सीरीज द हार्ड आखिरकार आ चुकी है, लेकिन क्या सीरीज एक्चुअली में वर्थ है योर टाइम? और बात करेंगे इस पर और आपको बताएंगे 3 बड़े रीजंस कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। शुरुआत करें फिल्म की कहानी से तो ये टेक प्लेस करती है राजस्थान के मंडावा गांव में, जहां फीमेल पुलिस ऑफिसर अंजलि भाटी के सामने आया एक नया केस जो ऐसे तो एक साधारण सा मिसिंग केस लगता है, बट लेकिन जब पुलिस इस पर जांच करती है तो मिलता है कि एक पैटर्न जिसमें ऐसे ही सेम वे में 27 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई है। और कमाल की बात ये भी है कि किसी के घर वालों ने कंप्लेन भी नहीं दी। अब उनके सामने एक सस्पेक्ट तो है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा शातिर है, इतना कि उसे फंसाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या इंस्पेक्टर अंजलि भाटी केस सॉल्व कर पाएंगी? क्या हुआ उन 27 मिसिंग लड़कियों का? जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज का मेन प्लॉट भले ही एक केस पर है, लेकिन उसके साथ ही साथ अलग अलग सोशल इश्यूज जैसे कि कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करती है और तो और लोगों की सोच पर तो काफी बड़ा प्रहार है। हर 2 से 5 मिनट में एक ऐसा सीन जरूर आता है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि 21st सेंचुरी में आकर भी ये सब कैसे हो रहा है। सीरीज की कास्ट की बात करें तो लीड रोल में सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देविया, सोहम शाह और विजय वर्मा है और मानना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग है फॉर एनी सीरीज। सोनाक्षी सिन्हा का ये कमबैक है बॉलीवुड में और साथ ही साथ ये उनका डेब्यू है ऑफ पर, और ये बात तो पक्की है कि वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज है किसी भी एक्टर के लिए। दूसरी तरफ सीरीज के मेल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं जैसे कि गुलशन देविया जो एफर्टलेसली इन रोल दिख रहे हैं, और उनके साथ सोहम शाह जो तुम्बड़ से यहाँ एकदम अलग रोल में कई बड़ा तो बिना कुछ कहे भी एक्टिंग कर जाते हैं। एंड लास्टली विजय वर्मा इज रियली मेनेसिंग इन रोल ऑफ द सीरियल किलर साइकोपैथ। सीरीज लेंदी तो जरूर है, 8 एपिसोड्स और वो भी 1-1 घंटे के हैं, जिस पर हम नेगेटिव्स में बात करेंगे। और वहीं पॉजिटिव्स की बात करें तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी डिबेटेबल है और जो आपको एंगेज रखेगा थ्रू आउट, और कास्ट की एक्टिंग इतनी एफर्टलेस और नेचुरल है कि आप एक्टर्स नहीं बल्कि कैरेक्टर्स को देखेंगे ऑन स्क्रीन। ये सीरीज कहीं ना कहीं समाज का आईना है जो सबको देखना और समझाना ज़रूरी है। नेगेटिव्स की बात करें तो 8 घंटे की लेंथ में काफी अननेसेसरी एंगल्स डाले गए हैं जो स्टोरी में नहीं भी होते तो चलता। और दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट है इसकी लीड सोनाक्षी सिन्हा जो अपने आसपास के परफेक्ट एक्टर्स के बीच कहीं ना कहीं मिसफिट दिखी है। समझ लीजिए कि एक सीन में स्क्रिप्ट है तो सब लोग स्क्रिप्ट को अडेप्ट और इम्प्रोवाइज भी करते दिखे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि सोनाक्षी स्क्रिप्ट पर ही चलती रही, जैसे कि उन्होंने सब रट्टा मारा हो। सीरीज अच्छी जरूर है और इसीलिए ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी फीचर हुई थी। अब ये Amazon प्राइम वीडियो पर आ गई है, चलिए आप भी देख लीजिए। विद दिस सेड वीडियो को एंड करते हैं और हम इस सीरीज को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। So finally, Fast and Furious 7 is here? Sorry, what? Which part is it again? 10? Never mind. Let's start again. So Fast and Furious 10 is finally in cinemas and this part has it all. Action, drama, revenge and most importantly family. But something that this part doesn't have is the love from critics.
and the abidement law of physics. But today, we are going to talk about this 10th installment, if it has the entertainment factor for the audience or no. So starting with the story of Fast X, it's about Dominic Toretto and his big family who are really chilled in their respective lives, like every other installment. And then the entry is a blast from the past. A maniac foe whose only goal is to take revenge from Dom and his family. This part was advertised as part 1 of the 2-part end, like Avengers Infinity War and Endgame, and Fast X is basically Infinity War of this family saga, which ends on a really big cliffhanger, which is for sure worth to watch. This film has an ensemble cast of Vin Diesel, John Cena, Jason Statham, and the new additions in form of Brie Larson and Jason Momoa. Sometimes it feels like we're watching a crossover between all the big franchises of Hollywood, as the Fast franchise has top stars from all the other franchises as well. But out of everyone, Jason Momoa as Dante is a class part. He serves as an antagonist, or say a big bad Thanos, to this franchise, and surprisingly, he's the best part of the film. Momoa literally played the character like it's just another Tuesday. Talking ahead, Brie Larson is sort of set piece in this film, but John Cena has really set the bar high in terms of acting. The ex-WWE wrestler has shown that he can act in a Peacemaker, but in Fast X he comes as a really good addition to Dom's big family. The problem with the Fast franchise is that the film has a lot of plot holes in terms of the story and technicalities, but the franchise was never known for its story to please the critics. It's basically a fan service with cars. And it was always about doing something with the cars no one ever thought that could be done. Even if in this process they break all the laws of physics, but they always did fan service. And the best example, Fast 7, 8, 9, where we saw all the cars going through buildings, running on ice from a submarine, or the most recent one where we saw cars flying in the outer space. Talking ahead about the entertainment angle, the film is a pure entertainer for the people who want to spend time with their family. Well, yes, the film has a lot of cameos, including a few which we personally thought were good to watch, and with all of this said, we'll rate this film 3 out of 5 stars. इंडियाज देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हुई क्रिटिसिज्म का शिकार, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने रामचरण की फिल्म आरआरआर नहीं देखी है, जबकि उन्होंने ऑलरेडी जनवरी के महीने में आरआरआर फिल्म की स्क्रीनिंग की होस्टिंग यूके में की थी। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने इतनी ज्यादा कमाई की है, और ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी और फिल्म की पहचान बनाई है। पूरे बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ढेर सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए। इतना ही नहीं, फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू के लिए ऑस्कर अवार्ड तक भी हासिल कर लिया। और प्रियंका चोपड़ा ने अभी तक फिल्म नहीं देखी। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आग की तरह फैल रही है, और कई लोग प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल कर रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स भी दे रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि फिल्म देखी ही नहीं तो फिल्म को प्रमोट भी क्यों कर रही थी। प्रियंका चोपड़ा, पैसे के पीछे इतना भी पागल मत बनो। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा आरआरआर फिल्म के लिए पहली बार क्रिटिसाइज नहीं हुई हैं। उन्होंने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने आरआरआर फिल्म को कह दिया था तमिल फिल्म, और अब तो ये स्टेटमेंट जो पहले दब गया था वो एक और बार फिर से सामने आ चुका है। उनके स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने आरआरआर फिल्म देखी ही नहीं है। तो बता दें कि हॉलीवुड मैगजीन के हाल ही हुए इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से सवाल पूछा गया था, जहां इंटरव्यूअर तक को लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म आरआरआर देखी ही होगी। उन्होंने उनसे पूछा कि फिल्म आरआरआर देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो सवाल सुनकर प्रियंका चोपड़ा ने बदले में ये कह डाला कि नहीं, मुझे मूवीज़ देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, और मैं मूवीज़ से ज़्यादा टीवी शोज़ देखना पसंद करती हूँ। इनके इस रिप्लाई ने इंडिया में तहलका मचा दिया है, जहां प्रियंका चोपड़ा जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। तो बता दें कि प्रियंका चोपड़ा दरअसल एक पॉडकास्ट में डैक्स शेफर्ड के साथ इंटरव्यू में थी, और वहीं जब डैक्स ने आरआरआर फिल्म को बॉलीवुड फिल्म कहा था, तो प्रियंका ने इंटरव्यू के बीच उनको करेक्ट किया कि नॉट बॉलीवुड बट तमिल फिल्म। और ये देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा पर उंगली उठाई गई थी और उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि भले ही फिल्म तेलुगु लैंग्वेज हो और ये एसएस राजामौली की तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आती हो, मगर किसी ने भी प्रियंका चोपड़ा को ये हक नहीं दिया कि इंडिया की फिल्म को आप रीजनल फिल्म से डिवाइड कर दो।
और इतना ही नहीं, अब उनके रीसेंट स्टेटमेंट जो कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अभी तक RRR फिल्म देखी ही नहीं, डिस्पाइट ऑफ होस्टिंग द फिल्म स्क्रीनिंग इन UK, फैंस आर वेरी अपसेट फॉर हर स्टेटमेंट। और कई फैंस को प्रियंका ने बेहद डिसअपॉइंट कर दिया है। फिलहाल आपके प्रियंका चोपड़ा के इस स्टेटमेंट पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिज्म कहाँ नहीं है, सब जगह यही तो चल रहा है। दुनिया में हर एक चीज बदल रही है, बस रेसिज्म वहीं का वहीं रह गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सदियों से इसका शिकार हो रही है और आज भी रेसिज्म खुलेआम राज कर रही है। और बॉलीवुड का ये काला सच खुलेआम रिवील किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। उन्होंने खुलेआम इस पर खुल के बात भी की है। तो क्या है बॉलीवुड का राज और क्या कहा प्रियंका चोपड़ा ने रेसिज्म पर, तो चलिए जानते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा को कौन नहीं जानता। शी लिटरली ब्रोक द बैरियर और अपने कंफर्ट जोन से हटकर बॉलीवुड के अलावा नेम एंड फेम हासिल किया हॉलीवुड में भी। क्वांटिको से लेकर सिटाडल तक का रास्ता तय करने वाली एक्ट्रेस इतने स्ट्रगल के बाद खुलेआम बॉलीवुड की सच्चाई लेकर आई हैं। तो बता दें कि वेस्ट में प्रियंका चोपड़ा ने कॉल हर डैडी पॉडकास्ट के चलते इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा कहा जहां हॉलीवुड के लोग भी शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने अपने बॉलीवुड एक्सपीरियंस के बारे में खुलेआम कहा कि कैसे उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था और कैसे उन्हें ये सिखाया जाता था कि एक सर्टेन बॉडी टाइप एक एक्ट्रेस को ब्यूटीफुल बनाती है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें ये बताया जाता था कि एक लाइट स्किन ही यानी कि गोरापन होने का मतलब ही खूबसूरत होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि नॉट जस्ट दिस, वहाँ एक्ट्रेस को स्किनी ही होना चाहिए वरना वो इंडस्ट्री में नहीं चल सकेंगी। उन्होंने कहा था कि जब मैं पहली बार 20 साल पहले यहाँ आई थी तब हम इसके बारे में बात नहीं किया करते थे। बस यही उम्मीद की जाती थी कि आप बहुत पतले होंगे, आपके पेल्विक बोन्स दिखते होंगे और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस तक कैसे पहुंचते हैं। आपको ऐसे दिखाना चाहिए जो एक नियमित तरीके से ध्यान रखता है और इसके बिना और कुछ भी खूबसूरत नहीं लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि फैशन और फिल्म्स के लोगों को कहा जाता था कि उनको एक ऐसे बॉडी वेट में होना चाहिए जिससे वो एक निश्चित कपड़े के साइज में फिट हो सकें। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि ये सब नॉर्मल था और अब भी होता है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे। प्रियंका चोपड़ा उम्मीद करती हैं कि इसके बारे में क्लियर बात हो और हमारा ये नजरिया बदल जाए। उन्होंने कहा कि आर्ट की तरह खूबसूरती भी आपके नजरिए के ऊपर निर्भर करती है। उन्होंने कहा हमें वो नैरेटिव्स तोड़ने होंगे जो हमने खूबसूरती के बारे में एक लंबे समय पहले बनाए थे। हमें महिला और पुरुष के शरीर, बुढ़ापा और इसकी हकीकत के बारे में क्लियर बात करनी होगी। फिलहाल आप प्रियंका चोपड़ा के इस स्टेटमेंट से कितने सहमत हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाहरुख खान हमेशा से अपने चार्म और लुक्स की वजह से चर्चा में रहते हैं और उनका अंदाज ना ही सिर्फ इंडिया में मशहूर है बल्कि ग्लोबली शाहरुख खान सबकी नजरों में आ चुके हैं। उनके जैसा रोमांस, उनकी जैसी एक्टिंग और उनकी अदा कोई नहीं बदल सकता। उनकी फैन फॉलोइंग हर जगह है, यूं ही नहीं वो किंग खान कहलाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच अब क्यों हो रहे हैं SRK ट्रोल? जी हाँ, उनकी एक तस्वीर सामने आई है जहां उनके लुक्स पर जम के बात की जा रही है। तो क्या कारण है SRK की ट्रोलिंग का और ऐसा अचानक क्या है SRK के लुक्स में, चलिए जानते हैं। तो उससे पहले बता दें कि इतने लंबे गैप के बाद SRK ने पठान फिल्म से अपनी वाह बटोरी थी और उन्हें काफी ज्यादा प्यार भी हासिल हुआ था। लेकिन अब SRK यहाँ नहीं रुकेंगे। वो अब तैयार हैं अपनी अपकमिंग फिल्म जवान के साथ, जहां वो अपनी एक्टिंग स्किल से एक और बार फिर करेंगे फैंस का दिल खुश। बट इतना भी लग रहा है SRK को कम, क्योंकि खबर ये भी है कि जवान के साथ ही साथ पठान एक्टर डंकी फिल्म की भी शूटिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा टाइट स्केड्यूल के साथ मेहनत कर रहे हैं। मगर ये मेहनत पड़ रही है SRK को भारी, क्योंकि हाल ही में पुनीत मल्होत्रा की एक नई पोस्ट जमकर वायरल हो रही है, जहां एक्टर की ब्लैक एंड व्हाइट पोस्ट नजर आई है और पिक्चर में 57 ईयर ओल्ड SRK दिख रहे हैं काफी यंग। भले ही पिक्चर हद से ज्यादा अच्छी है, मगर वहीं फैंस SRK को ट्रोल कर रहे हैं ये कहकर कि आप नेचुरली क्यों नहीं रह रहे।
हर इंसान आखिरकार ह्यूमन ही होता है और आप मेकअप करके अपने नेचर और अपनी एज को क्यों छुपा रहे हो और क्यों इग्नोर कर रहे हो। वहीं कुछ फैंस गेस कर रहे हैं कि ये भला कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है, जवान, डंकी या फिर कोई और अपकमिंग न्यू फिल्म। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुष्मिता सेन और ललित मोदी का किस्सा कौन नहीं जानता, जहां ललित मोदी ने खुलेआम सोशल मीडिया में सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था, वहीं लोग ललित मोदी और सुष्मिता सेन को हद से ज्यादा ट्रोल कर रहे थे और सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर भी कह रहे थे, जहां लोग तरह तरह के कमेंट भी किया करते थे जिसमें उनको बोला गया था कि पैसों के लिए सुष्मिता किसी भी हद तक जा सकती है। इतना ज्यादा प्रेशर सुष्मिता सेन और ललित मोदी को पड़ रहा था, बहुत ज्यादा भारी। और इसी बीच कुछ महीनों बाद ललित मोदी के सोशल मीडिया से सुष्मिता सेन के नामो निशान हटा दिए थे और यहाँ तक कि जो बायो में भी उनको मेंशन किया था वो भी नाम हटा दिया गया था। अब इसके बाद मामला जैसे ही ठंडा पड़ा, सुष्मिता सेन मीडिया की नजरों से बच नहीं पाई और वो ऐसे ही केस से फिर लाइमलाइट का हिस्सा बन गई। जी हाँ, हाल ही में सुष्मिता सेन एक इवेंट पर सुपर स्टाइलिश एंड बॉस लेडी के रूप में ब्लैक आउटफिट के साथ तहलका मचाती हुई नजर आई हैं। मगर इसी बीच हमें क्या देखने मिला, हम देखते हैं सुष्मिता सेन के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ। अब इसी बीच उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी से उनका ब्रेकअप हो गया है, तो एक इनसाइडर ने उनके जवाब में कहा कि दोनों फिलहाल टच में हैं और दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और अभी के लिए सुष्मिता की प्रायोरिटी उनकी बेटी रेने है और वो उन्हें इंडस्ट्री में लाने की पूरी तैयारी कर रही हैं। और जब उनसे रोमन के बारे में सवाल पूछा गया तो इनसाइडर ने ये भी जवाब में कहा कि दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर गए हैं और वो भी फिलहाल अच्छे दोस्त हैं। मगर इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं है और पूछते हैं कि जब ब्रेकअप ऑलरेडी हो गया है तो हमेशा उनके साथ ही क्यों स्पॉट की जाती हो। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साउथ कोरिया फेमस है अपने पॉप म्यूजिक, ड्रामास, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फूड के लिए और जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर कोरियन फूड, पॉप और कोरिया की चीजें दिखती हैं, लेकिन हमें कोरिया जल्दी कोई नहीं दिखाता। तो सारे इन्फ्लुएंसर्स कोरिया घूमने का मन तो करवाते हैं, लेकिन कोई कोरिया की फेमस प्लेसेस के बारे में बोलता ही नहीं है। तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन साउथ कोरिया, जो शोकेस करता है वहाँ का कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, कोरियन आर्ट और भी बहुत कुछ। तो ये फर्स्ट प्लेस है ग्योनबोक्गुंग पैलेस, जो है साउथ कोरिया का 5 ग्रैंड पैलेसेस में से सबसे बड़ा पैलेस। ये है मेन पैलेस ऑफ साउथ कोरिया, जो बिल्ट हुआ था 1395 जोसियोन डायनेस्टी के वक्त में। अगर आपको पसंद है देखना और जानना एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो ये जगह आपके लिस्ट में नंबर 1 पे होनी ही चाहिए। सेकंड नंबर पर आता है द मोस्ट फेमस प्लेस जो हर के ड्रामा में दिखाई जाती है, द नामसन सियोल टावर, जो कि साउथ कोरिया का आईफल टावर भी जाना जाता है। ये कोरिया का पहला मल्टीपर्पज टावर फॉर लास्ट 40 इयर्स नामसन सियोल टावर जाना जाता है, साउथ कोरिया का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। थर्ड पे आता है बुक्चॉन हैनॉक विलेज, जो सियोल सिटी के अंदर हिल पर एक ट्रेडिशनल विलेज है। इस जगह की एक और खास बात ये भी है कि ये कोरिया के 3 बड़े लैंडमार्क्स ग्योनबोक पैलेस, चोंगडेok पैलेस और जोंगम्यो रॉयल श्राइन के बीच है। ये विलेज कंसिस्ट करता है बहुत सारी एलीज और हैनॉक्स और ये विलेज मेनली शो करता है 600 इयर्स पुराना अर्बन एनवायरनमेंट। फोर्थ पे आता है लॉटे वर्ल्ड, जो कि अपने नाम को जस्टिफाई करता है। लॉटे वर्ल्ड कोई सिंपल टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इसमें है एक लार्ज इंडोर थीम पार्क और ये आउटडोर अम्यूजमेंट पार्क जो जाना जाता है मैजिक आइलैंड के नाम से। अगर आप इस जगह जाते हो तो यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा लगेगा कि आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गए हो। इसके नाम लॉटे को जस्टिफाई करता है। इस जगह की खास बात ये भी है कि यहाँ पर सब कुछ लिंक्ड है, मोनोरेल से लेकर शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल से लेकर ऑब्जर्वेशन टावर, कोरियन फोक म्यूजियम, स्पॉट फैसिलिटीज और भी बहुत कुछ, यहाँ तक कि मूवी थिएटर तक भी लिंक्ड है। फिफ्थ है नामी आइलैंड, जो कि हुआ था फीचर एक बहुत ही फेमस के ड्रामा में विंटर सोनाटा।
ये रोमांटिक जगह अपने पार्टनर के साथ जाने के लिए है एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट। इस आइलैंड को परफेक्ट रोमांटिक प्लेस बोला जाता है क्योंकि उसके शेप की वजह से ये इस आइलैंड को हाफ मून बनाती है। इसको और भी खूबसूरत बनाता है उसका पाम ट्री लेन, जो कि है परफेक्ट प्लेस टू क्लिक पिक्चर्स। तो ये थे टॉप 5 प्लेस जो आप साउथ कोरिया जाके मिस नहीं करना चाहोगे। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग प्लेस और साउथ कोरिया के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन 5 जगहों में से कहां जाना पसंद करोगे। अनुराग कश्यप को बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर्स में गिनना गलत नहीं होगा क्योंकि उनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 और 2 इंडियन सिनेमा तो छोड़ दो वर्ल्ड की टॉप 100 फिल्मों की लिस्ट में आती है। लेकिन अब अनुराग कश्यप आ रहे हैं एक नई फिल्म के साथ जिसमें उनके साथ होंगी सनी लियोनी एक नेवर सीन बिफोर रोल में। फिल्म का टीजर आ चुका है और आपको बता दें कि ये फिल्म कैनेस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी नॉमिनेट हुई है। फिल्म का नाम है केनेडी और इसमें हमें राहुल भट्ट और सनी लियोनी लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने और मानना होगा बहुत समय बाद ऐसा कोई टीजर आया है जिसे देख लगा कि ये क्या है, ये क्या बना दिया। ऐसे कई सवाल उठते हैं क्योंकि ये 1 मिनट का टीजर इतना ब्यूटीफुल और एट द सेम टाइम स्पिंस चिलिंग था कि क्या ही बताएं। ये फिल्म ऑलरेडी अच्छी होगी, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है इसका कैनेस फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट होना। लेकिन फिर भी इसके टीजर ने जो एनवायरनमेंट बनाया वो हॉलीवुड फिल्मों में भी जल्दी नहीं बनता। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि टीजर अच्छा काटा गया हो लेकिन टीजर के स्टिल्स कुछ समझाते नहीं हैं बल्कि सवाल खड़ा करते हैं कि केनेडी कौन है, क्या वो सीरियल किलर है, क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है वो। साथ ही एक काफ़ी ग्रूवी बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहता है। लेकिन इस ट्रेलर की एक और ख़ास बात ये भी थी कि इसमें सनी लियोनी का सिर्फ एक शॉट था जो कि एंड में आता है जहां वो बिना कोई डायलॉग बोले हंसती हैं और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। देखने से ये एक रिवेंज ड्रामा की वाइब दे रही है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रुटालिटी दिखाई जाएगी लेकिन मिस्ट्री एलिमेंट तो है ही कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है स्क्रीन पर। ये एक पार्ट हमें एक्साइट कर रहा है। लेकिन फिल्म की अब तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं दी गई है। ये फिल्म 24 मई को कैनेस फिल्म फेस्टिवल पर प्रीमियर होगी जिसके बाद इसका रिएक्शंस और रिव्यूज आ ही जाएगा। तो वेट करते हैं तब तक। और अगर आपने भी केनेडी का टीजर देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। खिलाड़ी कुमार की धर्मपत्नी और लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना भड़क गई हैं रॉयल फैमिली पर। ट्विंकल ने किंग चार्ल्स और यूके से डायरेक्ट कोहिनूर की मांग कर दी है और तो और सिर्फ कोहिनूर ही नहीं बल्कि और 2 रत्न जो भारत देश के हैं उन्हें भी जल्द से जल्द इंडिया को लौटाने को कह रही हैं मिसेस खिलाड़ी कुमार। ट्विंकल खन्ना का बॉलीवुड करियर कुछ खास चला नहीं था जहां उन्होंने फिल्में तो बहुत की लेकिन लोगों को सिर्फ इक्की दुक्की फिल्में ही याद है। ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी के बाद बॉलीवुड को तो अलविदा कह दिया लेकिन वो अब एक सक्सेसफुल राइटर हैं जहां उन्होंने कई बुक्स और आर्टिकल्स पर काम भी किया है। ट्विंकल को लोग मिसेस फनी बोन्स के नाम से भी जानते हैं जहां वो फनी वे में चीज़ों पर बात करती है। और इस सब में उन्होंने अपने रीसेंट आर्टिकल में कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इंडियंस क्यों इतना बॉदर्ड हैं ब्रिटिश कोरोनेशन को लेकर। ट्विंकल खन्ना दरअसल ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स के कोरोनेशन पर तंज कसते हुए कहा कि ब्रिटेन के रहवासियों और ब्रिटिश लोगों का कोरोनेशन को इम्पोर्टेंस देना समझ आता है लेकिन एक बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही है कि हिंदुस्तानी क्यों अपने अंग्रेजों के इस फंक्शन को इतना सर चढ़ा रहे हैं। ट्विंकल ने आगे ये भी कहा कि ब्रिटेन की न्यूज़ को ब्रेकिंग बताकर हम हमारे पुराने मालिकों को याद कर रहे हैं क्या लोग भूल गए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर जुल्म किया था। आगे ट्विंकल ने ये हमारे और ब्रिटिशर्स के रिश्ते को 2 एक्स लवर्स का नाम तक दे दिया है। ट्विंकल ने कहा कि हमारा ब्रिटेन की इस न्यूज़ पर ध्यान देना किसी एक्स लवर के अपने पुराने पार्टनर पर नज़र रखना जैसा है। ऑब्वियसली हमें वो वापस नहीं चाहिए लेकिन हम अभी भी उन्हें देखते हैं वरना कौन 2 घंटे तक एक इंसान को किसी चेयर पर बैठते देखेगा। ट्विंकल ने इसके बाद बेबाकी से मांग की कि ब्रिटिशर्स जो हमारे कोहिनूर ले गए थे
कायदे से वापस कर दें और कोहिनूर के साथ साथ इंडिया द्वारा मांगे और 2 अनमोल रत्न ललित मोदी और विजय माल्या को भी वापस करें। ट्विंकल का ये स्टेटमेंट इंडिया से लंदन भागे बिजनेसमैन विजय माल्या और ललित मोदी के लिए था, जिन पर लाखों करोड़ों का लोन लेकर भाग जाने का आरोप है। ट्विंकल के पति और अक्षय ने भी उनके स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर कर उनके अनमोल रतन वाले जोक पर रिएक्ट किया और कहा कि ये है कुछ रतन। अब ट्विंकल खन्ना ने मांग तो अच्छी की है, लेकिन उनकी मांग आगे बढ़ती है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। अब भला किसी भी एक्ट्रेस या चलो मान लो किसी भी लड़की को आंटी कह दें तो ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा ही, लेकिन इससे भी बुरा क्या हो सकता है, नाम गलत बोल देना, है ना? मगर नहीं, इस बार इससे भी बुरा हुआ है बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड इंडियन क्रिकेटर उर्फ किंग कोहली, यस विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ। तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसे सुनकर विराट कोहली ने भी किया रिएक्ट? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो बता दें कि ये हादसा हुआ विराट कोहली के ही रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है 18 कम्यून, जहां विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा को स्पॉट किया गया था। कपल्स लेट नाइट डिनर के लिए गए थे और जैसे ही पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया तो वहां हो गया एक उप्स मोमेंट। वैसे तो मानना पड़ेगा, जब भी कपल्स को स्पॉट किया जाता है वो हमेशा जॉली मूड में ही नजर आते हैं। पैप्स के सामने हमेशा गूफी और इंटरैक्टिव बिहेवियर के साथ वो अपने फैंस का दिल और भी ज्यादा खुश कर देते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अनुष्का शर्मा क्रॉप वेस्ट में काफी सेक्सी लग रही थी और वहीं विराट कोहली ब्लू प्रिंटेड शर्ट में एज ऑलवेज हैंडसम लग रहे थे। मगर इस जॉली मूड को खराब कर दिया इंडियन पेपराजी ने, जहां उन्होंने अनुष्का शर्मा को कह डाला सर। जी हाँ, ये सुनकर विराट कोहली ने पैप से हंसते हुए कहा कि भाई विराट मैम भी बोल दे, और इस मोमेंट को देखकर अनुष्का शर्मा काफी हंसती हुई नजर आई हैं। और फैंस ने भी कपल्स के बारे में खुल के बात की है, जहां वो कहते हैं कि कुछ भी हो या ना हो, विराट हमेशा अपनी बीवी अनुष्का को सपोर्ट कर ही लेते हैं एंड ही ऑलवेज हैव अ बैक। सो यू टेल अस, आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलमान खान की फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक्ट्रेस जरीन खान तो वीर फिल्म के बाद मानो जैसे जादू की तरह गायब ही हो गई है। वीर के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि हेट स्टोरी 3, अक्सर 2 और हाउसफुल 2, जिसमें फिल्म तो चली मगर लोगों को एक्ट्रेस की एक्टिंग में कुछ खास दम नहीं लगा। लेकिन हाल ही में अब जरीन खान चर्चे में आ गई हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। जी हाँ, जरीन खान लाइमलाइट में आई तो सही, मगर बुरी तरह से ट्रोल भी हो रही हैं। उन्हें लोग कुछ ज्यादा ही गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा अचानक क्या हुआ जरीन खान के साथ और उनके बारे में क्या गलत बोला गया, चलिए जानते हैं। तो बता दें कि जरीन खान नॉर्मली अपने डेली रूटीन की तरह बाहर जिम में स्पॉट की गई थी, जहां उन्होंने ब्लैक टी शर्ट के साथ प्रिंटेड लेगिंग्स पहनी हुई है और इस स्पॉटी लुक के साथ जरीन खान ने बैग और स्पॉट शूज पहने हुए हैं। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका ये लुक वायरल होने लगा तो इस वीडियो को लोगों ने इतना ज्यादा देखा और जरीन को हद से ज्यादा ट्रोल भी किया और उनको फैट शेमिंग भी किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, लोग उनकी एक्टिंग के बारे में बोल पड़े हैं, जहां यूजर्स लिखते हैं आपको जिम की बहुत जरूरत है। उन्होंने लिखा ये तो बन पाव बन गई है। वहीं एक ने लिखा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बट एक्टिंग स्किल्स जीरो। वहीं वेट से रिलेटेड एक चीज बता दें तो जरीन खान ने बहुत पहले ये भी खुलासा किया था कि उनको डॉक्टर बनना था, लेकिन उनकी राह मॉडलिंग की तरफ बदल गई। और इसी बीच उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी टीनेज लाइफ में वो लिटरली 100 kgs की थी और मॉडलिंग के लिए उन्होंने बहुत डिसिप्लिन और स्ट्रगल किया था। फिलहाल अब उनको जिम में देखकर लोग उन्हें अपनी टीनेज लाइफ फिर से याद दिला रहे हैं। क्या ये सही है या गलत, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बॉलीवुड्स न्यूएस्ट हॉट कपल इन टाउन की बात करूं तो अनन्या पांडे एंड आदित्य रॉय कपूर का नाम तो आना ही है। लेकिन हाँ, आई नो ये फिलहाल तो रूमर्स थे, मगर इस बार हम लाए हैं आपके लिए एक पक्की खबर, जहां खुद रणबीर कपूर ने दोनों की रिलेशनशिप पर दिए हैं जबरदस्त हिंट, जिसे सुनकर तो अब कंफर्म हो ही गया है कि आदित्य रॉय कपूर एंड अनन्या पांडे आर डेटिंग टुगेदर।
अब ये बात तो सभी को पता है कि ये जवानी है दीवानी स्टार्स रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर की जितनी गहरी फ्रेंडशिप रियल लाइफ में है, उतनी ही गहरी फ्रेंडशिप दोनों की रियल लाइफ में भी है। तो जाहिर सी बात है, बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ उनके बेस्ट बडी को ना पता हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मगर रणबीर कपूर ऐसे एक्टर हैं जो खुलेआम कुछ भी बोलने के लिए नहीं डरते हैं। एंड यस, ही इज अ वेरी बोल्ड पर्सन। तो इस बार भी रणबीर कपूर ने खुलेआम अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य रॉय कपूर की लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। तो दरअसल हुआ यूं कि हाल ही हुए इंटरव्यू में तू झूठी मैं मकार की परफॉर्मेंस से लाइमलाइट बतौर रहे रणबीर कपूर नेटफ्लिक्स ओटीटी में रिलीज प्रमोशन इंटरव्यू में नजर आए हैं, जहां शो का नाम है ऑकवर्ड इंटरव्यू। और नाम से भी ज्यादा ऑकवर्ड थी शो में हुई रणबीर कपूर की कन्वर्सेशन। जी हाँ, और इस ऑकवर्ड कन्वर्सेशन में आरके ड्रॉप्ड अ ह्यूज क्लू अबाउट आदित्य एंड अनन्या डेटिंग स्टेटस। यस, यू हर्ड दैट राइट। अब आपको बता दें कि ऑकवर्ड इंटरव्यू शो एक रीजन की वजह से बना हुआ है, जहां एक्टर से जानबूझकर पूछा जाता है ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, जिसे मिले फैंस को तड़का और फ्रेश कंटेंट। और इस बार भी मिला कुछ खास अपडेट। आरके के साथ कन्वर्सेशन में शामिल थी कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहन राज। इसी बीच ऐश्वर्या ने शो में रिवील किया कि उन्हें आदित्य रॉय कपूर बेहद पसंद है एंड शी रिवील्ड कि शी हैज फीलिंग्स फॉर हिम सिंस सो लॉन्ग। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ पलों के लिए आदित्य एंड ऐश्वर्या ने एक दूसरे के साथ शादी भी की थी। अब भले ही ये मजाक में हो या नहीं, मगर रणबीर कपूर अपने बेस्ट फ्रेंड की ये शॉकिंग खबर सुनकर इंटरव्यू में ही बीच में उन्होंने आदित्य रॉय कपूर को लगा लिया था एक कॉल, और शो के बीच उनसे पूछ लिया कि क्या जो ऐश्वर्या से मैंने स्टेटमेंट सुनी है, क्या वो सच है? So listen, this girl who's interviewing me claims that she had married you for 45 minutes. Is it true? You didn't even mention this? और इसी बीच रणबीर कपूर स्पिल द बीन एंड रिवील्ड कि आई नो ही लाइक्स अ गर्ल स्टार्टिंग विद द लेटर ए। अब ए से कौन ही हो सकता है? अनन्या पांडे, जिसके साथ आदित्य हमेशा स्पॉट की जाती हैं। तो मामला यही साफ होता है कि आदित्य लाइक्स अनन्या। और रही बात अनन्या पांडे की, तो उन्होंने तो ऑलरेडी करण जौहर के गॉसिप शो द कॉफी विद करण में ही रिवील कर दिया था कि शी हैज अ ह्यूज क्रश ऑन आदित्य रॉय कपूर एंड शी फाइंड्स हर हॉट। न्यू क्यूटेस्ट कपल तो वैसे भी कई बार पार्टीज एंड इवेंट्स में तो स्पॉट होते ही हैं, और इतना ही नहीं, उनके रिलेशनशिप की आग में तो फ्यूल तब डाला गया था जब दोनों एक साथ रैंप वॉक करते हुए भी नजर आए थे, जहां फैंस वे गोइंग गागा ओवरबोर्ड। फिलहाल आपको ये जोड़ी कैसी लगती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर अपने व्यूज जरूर बताएं, और जाते जाते ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खिलाड़ी कुमार की धर्मपत्नी और लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना भड़क गई हैं रॉयल फैमिली पर। ट्विंकल ने किंग चार्ल्स और यूके से डायरेक्ट कोहिनूर की मांग कर दी है, और तो और सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, बल्कि और 2 रत्न जो भारत देश के हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द इंडिया को लौटाने को कह रही हैं मिसेस खिलाड़ी कुमार। ट्विंकल खन्ना का बॉलीवुड करियर कुछ खास चला नहीं था, जहां उन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन लोगों को सिर्फ इक्की दुक्की फिल्में ही याद है। ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी के बाद बॉलीवुड को तो अलविदा कह दिया, लेकिन वो अब एक सक्सेसफुल राइटर हैं, जहां उन्होंने कई बुक्स और आर्टिकल्स पर काम भी किया है। ट्विंकल को लोग मिसेस फनी बोन्स के नाम से भी जानते हैं, जहां वो फनी वे में चीजों पर बात करती है। और इस सब में उन्होंने अपने रीसेंट आर्टिकल में कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इंडियंस क्यों इतना बॉदर्ड हैं ब्रिटिश कोरोनेशन को लेकर। ट्विंकल खन्ना दरअसल ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स के कोरोनेशन पर तंज कसते हुए कहा कि ब्रिटेन के रहवासियों और ब्रिटिश लोगों का कोरोनेशन को इम्पोर्टेंस देना समझ आता है, लेकिन एक बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही है कि हिंदुस्तानी क्यों अपने अंग्रेजों के इस फंक्शन को इतना सर चढ़ा रहे हैं। ट्विंकल ने आगे ये भी कहा कि ब्रिटेन की न्यूज को ब्रेकिंग बताकर हम हमारे पुराने मालिकों को याद कर रहे हैं क्या? क्या लोग भूल गए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर जुल्म किया था? आगे ट्विंकल ने ये हमारे और ब्रिटिशर्स के रिश्ते को 2 एक्स लवर्स का नाम तक दे दिया है।
ट्विंकल ने कहा कि हमारा ब्रिटेन की इस न्यूज़ पर ध्यान देना किसी एक्स लवर के अपने पुराने पार्टनर पर नज़र रखना जैसा है। ऑब्वियसली हमें वो वापस नहीं चाहिए, लेकिन हम अभी भी उन्हें देखते हैं, वरना कौन 2 घंटे तक एक इंसान को किसी चेयर पर बैठते देखेगा। ट्विंकल ने इसके बाद बेबाकी से मांग की कि ब्रिटिशर्स जो हमारे कोहिनूर ले गए थे कायदे से वापस कर दें और कोहिनूर के साथ साथ इंडिया द्वारा मांगे और 2 अनमोल रत्न ललित मोदी और विजय माल्या को भी वापस करें। ट्विंकल का ये स्टेटमेंट इंडिया से लंदन भागे बिजनेसमैन विजय माल्या और ललित मोदी के लिए था, जिन पर लाखों करोड़ों का लोन लेकर भाग जाने का आरोप है। ट्विंकल के पति और अक्षय ने भी उनके स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर कर उनके अनमोल रत्न वाले जोक पर रिएक्ट किया और कहा कि ये है कुछ रत्न। अब ट्विंकल खन्ना ने मांग तो अच्छी की है, लेकिन उनकी मांग आगे बढ़ती है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। The cutest and strongest contestant of Big Boss Season 16, अब्दू रोज़िक ने हाल ही में रिवील किया है कि क्यों कुछ लोग उनकी इमेज को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हाल ही में अब्दू रोज़िक को मई 11 को अंधेरी मुंबई में अपने न्यू बुर्गर रेस्टोरेंट की ओपनिंग में एक लोडेड गन से उन्हें खेलते हुए देखा गया था, जहां बात पुलिस तक भी पहुंच गई थी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई थी। जैसे ही ये मामला बढ़ता गया, अब्दू की फैन फॉलोइंग कम होती गई और कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे। और जब तजिस्तानी सिंगर अब्दू रोज़िक से देखा नहीं गया और फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात पर चुप्पी तोड़ दी और रिवील कर दिया कि कैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी इमेज को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे कुछ लोग उनके बारे में झूठ पे झूठ फेक न्यूज़ बोलते जा रहे हैं। और हाल ही हुए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे इंडिया बेहद पसंद है और इंडिया के लोग उससे भी ज्यादा, मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ने मुझे बहुत ही अपसेट किया और सैड भी किया है। आगे वो गन वाले मामले को क्लियर करते हुए कहते हैं कि लॉन्च के दौरान मैंने तो बस अपने बॉडीगार्ड से पूछ लिया था कि ये गन रियल है या फेक, और उन्होंने मुझे सीधा मेरे हाथों में ही थमा दी और कह दिया कि आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। और उसके बाद मैंने बस कुछ ही सेकंड्स के लिए गन को हाथों में लिया हुआ था और फिर कुछ लोगों ने मेरे उस मोमेंट को क्लिक करके सर्कुलेट कर दिया और वायरल हो गई मेरी वीडियो। अब्दू ने आगे रिवील किया कि मेरे खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई थी। FIR की खबर सुनकर मैं पूरे वक्त स्ट्रेस में था और इस वजह से बीमार भी पड़ गया था। मुझे डर था कि कहीं मेरा वीज़ा तो कैंसिल नहीं हो गया। अगर हो गया तो मैं मेरे सेकंड होम इंडिया वापस कैसे आ पाता। मैं खुद पुलिस के पास गया और उन्हें सारा सिचुएशन बताया और पुलिस ने मुझे समझा और उन्होंने मेरा पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया मेरे लिए एक दूसरा घर जैसा है और मुझे इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडिया में बुर्गर रेस्टोरेंट मेरा सबसे पहला बिजनेस है और आपकी दुआओं से जल्द ही मैं यहाँ एक नया घर भी खरीद सकता हूँ। आगे जब उनसे पूछा गया कि आपके और MC स्टैन के साथ हो रहे विवादों से क्या अपडेट्स हैं, तो उसके रिप्लाई में अब्दू रोज़िक कहते हैं कि स्टैन और मैंने दोनों ने मिलकर झगड़ा सॉल्व कर दिया है और अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और सब कुछ ठीक है। एंड आवर मंडली इज फाइनली बैक और मंडली का हर एक मेंबर से मुझे बेहद प्यार है। वहीं उनके लॉयर ने गन केस के मामले में कहा कि अब्दू इनोसेंट है और हार्ड वर्किंग है। कुछ लोग हैं जो अब्दू की इमेज को खराब करना चाहते हैं चीप पब्लिसिटी की वजह से, मगर ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब्दू बहुत ही सीधे हैं एंड इनोसेंट है। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियाज देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हुई क्रिटिसिज्म का शिकार, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने रामचरण की फिल्म RRR नहीं देखी है, जबकि उन्होंने ऑलरेडी जनवरी के महीने में RRR फिल्म की स्क्रीनिंग की होस्टिंग UK में की थी।
एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर ने इतनी ज्यादा कमाई की है और ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी और फिल्म की पहचान बनाई है। पूरे बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ढेर सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए। इतना ही नहीं, फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू के लिए ऑस्कर अवार्ड तक भी हासिल कर लिया। और प्रियंका चोपड़ा ने अभी तक फिल्म नहीं देखी। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आग की तरह फैल रही है और कई लोग प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल कर रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स भी दे रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि फिल्म देखी ही नहीं तो फिल्म को प्रमोट भी क्यों कर रही थी। प्रियंका चोपड़ा, पैसे के पीछे इतना भी पागल मत बनो। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा आरआरआर फिल्म के लिए पहली बार क्रिटिसाइज नहीं हुई हैं। उन्होंने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने आरआरआर फिल्म को कह दिया था तमिल फिल्म, और अब तो ये स्टेटमेंट जो पहले दब गया था वो एक और बार फिर से सामने आ चुका है। उनके स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने आरआरआर फिल्म देखी ही नहीं है। तो बता दें कि हॉलीवुड मैगजीन के हाल ही हुए इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से सवाल पूछा गया था, जहां इंटरव्यूअर तक को लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म आरआरआर देखी ही होगी। उन्होंने उनसे पूछा कि फिल्म आरआरआर देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो सवाल सुनकर प्रियंका चोपड़ा ने बदले में ये कह डाला कि नहीं, मुझे मूवीज देखने का टाइम ही नहीं मिलता है और मैं मूवीज से ज्यादा टीवी शोज देखना पसंद करती हूँ। इनके इस रिप्लाई ने इंडिया में तहलका मचा दिया है, जहां प्रियंका चोपड़ा जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। तो बता दें कि प्रियंका चोपड़ा दरअसल एक पॉडकास्ट में डैक्स शेफरहर्ड के साथ इंटरव्यू में थी, और वहीं जब डैक्स ने आरआरआर फिल्म को बॉलीवुड फिल्म कहा था तो प्रियंका ने इंटरव्यू के बीच उनको करेक्ट किया कि नॉट बॉलीवुड बट तमिल फिल्म। और ये देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा पर उंगली उठाई गई थी और उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि भले ही फिल्म तेलुगु लैंग्वेज हो और ये एस.एस. राजामौली की तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आती हो, मगर किसी ने भी प्रियंका चोपड़ा को ये हक नहीं दिया कि इंडिया की फिल्म को आप रीजनल फिल्म से डिवाइड कर दो। और इतना ही नहीं, अब उनके रीसेंट स्टेटमेंट जो कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अभी तक आरआरआर फिल्म देखी ही नहीं, डिस्पाइट ऑफ होस्टिंग द फिल्म स्क्रीनिंग इन यूके, फैंस आर वेरी अपसेट फॉर हर स्टेटमेंट। और कई फैंस को प्रियंका ने बेहद डिसअपॉइंट कर दिया है। फिलहाल आपके प्रियंका चोपड़ा के इस स्टेटमेंट पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राखी सावंत हर एक नए दिन फैंस को अपडेट्स देने के लिए कभी नहीं रुकती हैं। वो या तो कभी जॉली मूड में रहती हैं तो कभी पूरे मीडिया को हिला देती हैं। और इस बार वो फिर आ गई हैं एक और शॉकिंग रिवीलिंग न्यूज के साथ, जहां उनके एक्स आदिल खान दुर्रानी के केस फिर से खुल गया है और राखी सावंत ने दी है उनके बारे में एक नई खबर, जिसे सुनकर आपके उड़ जाएंगे पूरे होश। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो राखी सावंत जो कि दुबई में अपनी न्यू डांस एकेडमी ओपनिंग से खुश नजर आई थी, वही अब इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल पीस ऑफ न्यूज के साथ नजर आई दिखी हैं। और उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि उनके हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी जो कि मैसूर जेल में हैं, वो राखी से बदला लेने के लिए उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जहां वो खुलेआम आदिल के राखी को मारने का पूरा प्लान का खुलासा करती नजर आई हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही एक्स लवर और हस्बैंड को दुश्मन भी कह डाला है। वो कहती हैं कि मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए दुआ कर रही हूँ और मुझे अभी अभी पता चला है कि आदिल खान मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। आदिल ने जेल में एक आदमी से मुझे मारने का एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और इस बारे में मुझे पता चल गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आदिल, मैंने दुआएं पढ़ ली हैं और मैं पूरी श्योर हूँ कि अल्लाह मेरी दुआओं को एक्सेप्ट करेंगे और तुम मुझे चाहकर भी नहीं मार सकते हो। और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए या फिर बदले के लिए? वहीं आगे राखी सावंत मीडिया के सामने एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हुई नजर आई हैं और उनके किसी फैन ने उन्हें कॉल करके आदिल के सारे प्लान की अपडेट दी है। कॉल में आवाज आती है और कहते हैं कि मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला है जो मुझे आपको बताना है। मुझे मेरी आइडेंटिटी हिडन रखनी है और मैं हूं आपका वेल विशर। जेल में आदिल के साथ कुछ लोग थे और आदिल ने कुछ लोगों से आपको मारने की डील की थी। इनका ये प्लान बहुत ही टाइम से चल रहा है और इतना ही नहीं, आदिल ने कुछ पुलिसमैन भी खरीद लिए हैं।
राखी सावंत कॉल में आदिल के बारे में कहती हैं कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैंने रमजान में भी रोजा रखे थे और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला, मुझे कई बार चीट भी किया, मेरे पैसे तक ले लिए, इसके बावजूद भी मैंने उन्हें माफ कर दिया था। तो क्या अब भी आदिल मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है? तो ये सुनकर बदले में उनके वेल विशर ने कहा कि यस, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं कि आदिल आपको मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। चाहे तो मैं आपको विटनेस से भी मिलवा सकता हूं। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि मुझे ये भी खबर मिली है कि आदिल को इसी महीने के अंदर बेल भी मिलने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि प्लीज़ पुलिस को मेरे नाम की कंप्लेंट मत लिखवाना और मेरा नाम है फरहान, एंड प्लीज़ पुलिस को बस इतना बता सकते हो कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं और मैंने आपको सतर्क रहने के लिए कॉल किया था। आगे राखी सावंत उनसे पूछती हैं कि आदिल ने मुझे मारने के कॉन्ट्रैक्ट किसे दिए हैं? तो बदले में वो कहते हैं कि एक ही इंसान है और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहन जैसी हैं और मैं आपका बस भला चाहता हूँ। आगे राखी सावंत ने एक और बात का भी खुलासा किया है कि आदिल जेल में रह के हमेशा मुझे कॉल करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैंने आदिल को माफ़ तो कर लिया है, मगर मैं आदिल से दूर ही रहना चाहती हूँ, इसी में ही मेरी भलाई है। फिलहाल आपके इस फरहान के कॉल और आदिल मेकिंग प्लान टू किल हिज वाइफ राखी सावंत के बारे में क्या व्यूज़ हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और जाते जाते ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Amazon प्राइम वीडियो की नई सीरीज द हार्ड आखिरकार आ चुकी है, लेकिन क्या सीरीज एक्चुअली में वर्थ है योर टाइम? और बात करेंगे इस पर और आपको बताएंगे 3 बड़े रीजंस कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। शुरुआत करें फिल्म की कहानी से, तो ये टेक प्लेस करती है राजस्थान के मंडावा गांव में, जहां फीमेल पुलिस ऑफिसर अंजलि भाटी के सामने आया एक नया केस, जो ऐसे तो एक साधारण सा मिसिंग केस लगता है, बट लेकिन जब पुलिस इस पर जांच करती है तो मिलता है कि एक पैटर्न जिसमें ऐसे ही सेम वे में 27 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई है। और कमाल की बात ये भी है कि किसी के घर वालों ने कंप्लेन भी नहीं दी। अब उनके सामने एक सस्पेक्ट तो है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा शातिर है, इतना कि उसे फंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या इंस्पेक्टर अंजलि भाटी केस सॉल्व कर पाएंगी? क्या हुआ उन 27 मिसिंग लड़कियों का? जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज का मेन प्लॉट भले ही एक केस पर है, लेकिन उसके साथ ही साथ अलग अलग सोशल इश्यूज जैसे कि कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करती है, और तो और लोगों की सोच पर तो काफी बड़ा प्रहार है। हर 2 से 5 मिनट में एक ऐसा सीन जरूर आता है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि 21st सेंचुरी में आकर भी ये सब कैसे हो रहा है। सीरीज की कास्ट की बात करें तो लीड रोल में सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देविया, सोहम शाह और विजय वर्मा है, और मानना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग है फॉर एनी सीरीज। सोनाक्षी सिन्हा का ये कमबैक है बॉलीवुड में, और साथ ही साथ ये उनका डेब्यू है ऑफ पर, और ये बात तो पक्की है कि वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज है किसी भी एक्टर के लिए। दूसरी तरफ सीरीज के मेल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जैसे कि गुलशन देविया, जो एफर्टलेसली इन रोल दिख रहे हैं, और उनके साथ सोहम शाह, जो तुम्बड़ से यहाँ एकदम अलग रोल में कई बड़ा तो बिना कुछ कहे भी एक्टिंग कर जाते हैं। एंड लास्टली विजय वर्मा इज रियली मेनेसिंग इन रोल ऑफ द सीरियल किलर साइकोपैथ। सीरीज लेंदी तो जरूर है, 8 एपिसोड्स और वो भी 1-1 घंटे के हैं, जिस पर हम नेगेटिव्स में बात करेंगे। और वहीं पॉजिटिव्स की बात करें तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी डिबेटेबल है और जो आपको एंगेज रखेगा थ्रू आउट, और कास्ट की एक्टिंग इतनी एफर्टलेस और नेचुरल है कि आप एक्टर्स नहीं बल्कि कैरेक्टर्स को देखेंगे ऑन स्क्रीन। ये सीरीज कहीं ना कहीं समाज का आईना है जो सबको देखना और समझाना ज़रूरी है। नेगेटिव्स की बात करें तो 8 घंटे की लेंथ में काफी अननेसेसरी एंगल्स डाले गए हैं जो स्टोरी में नहीं भी होते तो चलता। और दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट है इसकी लीड सोनाक्षी सिन्हा, जो अपने आसपास के परफेक्ट एक्टर्स के बीच कहीं ना कहीं मिसफिट दिखी है। समझ लीजिए कि एक सीन में स्क्रिप्ट है तो सब लोग स्क्रिप्ट को अडेप्ट और इम्प्रोवाइज भी करते दिखे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि सोनाक्षी स्क्रिप्ट पर ही चलती रही, जैसे कि उन्होंने सब रट्टा मारा हो।
वेल सीरीज अच्छी जरूर है और इसीलिए ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी फीचर हुई थी। अब ये Amazon प्राइम वीडियो पर आ गई है, चलिए आप भी देख लीजिए। विद दिस सेड वीडियो को एंड करते हैं और हम इस सीरीज को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स।